नमस्कार दोस्तों। भारत का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो लगभग 60 साल के बाद पूरे तरीके से चेंज होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, चाहे आप सैलरी की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, क्रिप्टो की बात करें, सबके रिगार्डिंग रूल्स सरकार पूरी तरीके से बदलने वाली है। इतना ही कम था, यहां पर इस टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप चाहे तो अपने कमेंट्स को फेब के मंथ तक दे भी सकते हैं। अब सवाल यहां पर सिंपल सा है कि ये जो नया टैक्स स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस होने वाला है, ये लोगों के लिए राहत वाली बात है या फिर उनके लिए एक हिडन बर्डन है। तो आइए पूरा मसला समझते हैं, क्योंकि आप अगर आर्टिकल्स को देखोगे तो सारी की सारी जो चर्चाएं हो रही है वो इसी न्यू इनकम टैक्स ड्राफ्ट 2025 के ऊपर हो रही है। लगातार यहां पर अगर आप देखेंगे तो डिबेट्स में भी यही बात आ रही है कि क्या इसमें वाकई में जो आम जनता है, आम नागरिक है, उनके लिए कोई राहत वाली बात है भी कि नहीं। क्योंकि देखिए, जो पुराने रूल्स थे वो 1962 के हिसाब से थे, लेकिन जो नए रूल्स यहां पर तैयार किए गए हैं इसमें काफी सारे मेजर चेंजेस है। देखा जाए तो पूरे तरीके से यहां पर चेंज किया गया है। इंटेंशन अगर बात की जाए तो सरकार का साफ इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा हमें जो पूरी प्रोसेस होती है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, जिसे अपन बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन तभी किया जा सकता है जब ग्रुप्स का कैटेगराइजेशन हो, ज्यादा डिजिटल की तरफ अपन जाए, फेसलेस हो, पेपर वर्क कम हो, तभी अपन बोल सकते हैं कि यहां पर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा फुलफिल कर सकता है। अब बात यहां यह आती है कि कौन से ऐसे की चेंजेस है जो इस इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल 2026 में तैयार किए गए हैं। तो पूरा मसला समझते हैं अच्छे से यहां पर, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा अभी भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कृपया कर इसे देख लीजिएगा। यहां पर उसका क्यूआर कोड दिया गया है, अगर आप इसे स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल में आप पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको लगातार हर तरीके के अपडेट्स मिल जाएंगे, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड हो, नेशनल न्यूज से रिलेटेड हो, या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे आप स्टेट पीएससी की बात करें या फिर यूपीएससी की बात करें। तो आइए पूरा मसला समझते हैं। यहां पर फिलहाल जो ओवरऑल बैकग्राउंड है रिफॉर्म का, पहले तो इसे बता दिया जाता है कि जो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है और ये ड्राफ्ट भारत का जो बहुत लंबे समय से, दशकों से एक इनकम टैक्स रूल्स चले आ रहे थे 1962, उसे रिप्लेस करने वाला है। अभी तक का ये सबसे बड़ा रिफॉर्म बताया जा रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप टैक्स रिफॉर्म की बात करते हैं तो यही इकोनॉमिक रिफॉर्म की कैटेगरी में ही रखा जाता है। जितना अच्छा आपका टैक्स रिफॉर्म होगा उतनी स्टेबिलिटी के साथ हमारी इकोनॉमी ग्रो हो सकती है। लेकिन यहां पर जो ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से यहां पर सरकार ने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बताया कि जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता था टैक्स कलेक्शन का, पहली बात तो उसे सिंप्लीफाई करना है, दूसरा रिपोर्टिंग को मॉडर्नाइज करना है, ज्यादा डिजिटली उसे प्रमोट करना है, तीसरा हर एक कैटेगरी के लिए करंट इकोनॉमी के हिसाब से नए तरीके से थ्रेशोल्ड्स को तैयार करना है। कारण यही है कि जब अपन थ्रेशोल्ड की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा अभी चर्चा चल रही है वो आपके पैन रिलेटेड चल रही है। पैन का नए सिरे से यहां पर थ्रेशोल्ड भी तैयार किया गया है, लेकिन इस पूरे ड्राफ्ट में फिलहाल जो इंप्लीमेंटेशन है ये आपका 1 अप्रैल 2026 में होने वाला है। मतलब जो नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसमें इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए फिलहाल आप अपने जो कमेंट्स है वो 22 फरवरी 2026 तक दे सकते हैं। अब अगर बात की जाए सीबीडीटी की, तो देखिए ये एक प्रकार से भारत की रेगुलेटिंग बॉडी है जो डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग सारे नए तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करती है। सीबीडीटी वो संस्था है जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, लगभग 62 साल पहले। और फिलहाल अगर आप बात करें इसके हेड पर्सनैलिटी की, तो याद रखिएगा फिलहाल अगर इसके बॉडी की बात की जाए तो ये अपने आप में वैधानिक निकाय है। निर्मला सीतारमन जी ही अपन बोल सकते हैं कि इसकी हेड है। फिलहाल अगर आप इसके मोटो को देखेंगे, फंड रूट्स एंड बार्स, कोष मूलो दंड, ये इसकी टैगलाइन है। अब देखिए इसी ने पूरा रूल और फ्रेम तैयार किया है। इसका ऑब्जेक्टिव यहां पर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो नए पैन रूल्स यहां पर बनाए गए हैं। देखिए पैन रूल्स के थ्रेशोल्ड को यहां पर चेंज किया गया और ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक जो अपनी सब व्यवस्थाएं चलती थी, जो सिस्टम चलता था, हर एक छोटे से छोटे ट्रांजैक्शंस में कई बार पैन की रिक्वायरमेंट होती थी और उसमें झिझक भी होता था। कई बार इससे रिलेटेड कई सारे डिजिटल अरेस्ट भी हुए हैं जो कि फ्रॉड की कैटेगरी में आते थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी समय समय पर संज्ञान लिया है। तो सरकार का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि किसी भी तरीके से फ्रॉड से बचाया जा सके, साथ ही साथ देश में सर्वेलेंस को बढ़ाया जा सके, क्योंकि पैन ही वो एक आपकी बॉडी होती है जो आपकी इनकम के बारे में आपको बताती है। अब यहां पर जो नए थ्रेशोल्ड तैयार किए गए हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। पहले जो एक 50,000 की लिमिट होती थी, चाहे वो डिपॉजिट की हो चाहे वो विड्रॉल की हो, उसे बढ़ाकर साल का 10 लाख किया जा रहा है मिनिमम।
कहने का मतलब यह है कि अगर आप साल में 10 लाख उससे ज्यादा का डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, तभी आपको पैन की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब तभी आप अपना पैन नंबर डिस्क्लोज कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हीकल परचेज की अगर बात की जाए तो इसे भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस जो पहले 10 लाख होते थे उसे बढ़ाकर 20 लाख या उससे ज्यादा कर दिया गया है। इंश्योरेंस प्रीमियम में अब आपको पैन मैंडेटरी कर दिया गया है। पहले ये सिर्फ 50,000 ही हुआ करता था। मतलब ये हुआ कि अब आप इसके माध्यम से भी आपका जो एक एग्जम्पशन है, जो आपको छूट मिलती है आपके इनकम टैक्स में, आप वो भी यहां पर अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ होटल और इवेंट के टाइप पे पेमेंट में आपकी जो एक मिनिमम पैन की रिक्वायरमेंट है उसे भी बढ़ाकर 1 लाख और उससे ज्यादा कर दिया गया है। अब अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के थ्रेशोल्ड्स जो नए पैन के लिए क्रिएट किए गए हैं वो पहले की तुलना में बढ़ा दिए गए हैं। बढ़ाया तब जाता है जब यह देखा जाए कि प्रॉपर ब्लैक मनी की यहां पर ट्रैकिंग की जा सके, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे पेमेंट्स पर पैन का, अगर आप पैन की अवेलेबिलिटी मांगने लगेंगे, पैन का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट मांगने लगेंगे, तो यहां पर पेपर वर्क बहुत ज्यादा भी बढ़ जाता है। कारण यही है कि सरकार को भी फिर दिक्कत जाती है किसी भी तरीके से रिपोर्ट तैयार करने में। लेकिन हाँ, अगर आप एनुअल बेसिस पे एक फिक्स क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, बड़ा क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, फिक्स ही कर देते हैं, तो फिर उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छे से फिर आप ब्लैक मनी की ट्रेसिंग कर पाते हैं। देश में ब्लैक मनी एक गंभीर समस्या अभी भी बनी हुई है, क्योंकि किसी भी देश की अगर बात की जाए तो काला धन जो होता है, ब्लैक मनी जो होता है, वो हमेशा देश में एक ऐसी पैरेलल इकोनॉमी को क्रिएट करता है जो अपने आप में देश को गिराने का काम करती है। इन्फ्लेशन बढ़ता है, मतलब महंगाई बढ़ती है, व्यवस्थाएं बिगड़ती है, और काला धन जो होता है उसे अपन बोल ही सकते हैं कि वो हमेशा किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायी होता है। तो सरकार बेसिकली क्या करना चाह रही है? सरकार इसी ब्लैक मनी को ट्रैक करना चाह रही है पैन के थ्रेशोल्ड को नए सिरे से तैयार करके। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया अभी कि जो पुराना स्ट्रक्चर होता था उसमें क्या होता था, देखिए एक बार फिर से, पैन की जो रिक्वायरमेंट होती थी हर एक कैश डिपॉजिट में जो एक क्राइटेरिया था वो लगभग 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का होता था। ये बहुत कम है अगर आप देखेंगे। और इसमें आदमी क्या करता था, कई बार झिझकता भी था। वैसे तो देखा जाए तो यहां पर यही एक बड़ा क्राइटेरिया है जिसे सरकार ने चेंज किया है। और साथ ही साथ पुराने स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखा जाए तो कोई क्लियर विड्रॉल थ्रेशोल्ड भी उसमें नहीं था। मतलब यहां पर डिपॉजिट में आपको तो पैन रिक्वायरमेंट था, लेकिन विड्रॉल की जब अपन बात करते थे तो कोई प्रॉपर वहां पर थ्रेशोल्ड नहीं दिया गया था। लेकिन यहां पर दोनों के लिए अब जो थ्रेशोल्ड तैयार किया गया है वो 10 लाख रुपीस कर दिया गया है। और ये एक ऐसा थ्रेशोल्ड है जिसमें हम समझ सकते हैं कि अब जाकर हो सकता है कि प्रॉपर ट्रेसिंग और ट्रैकिंग हो पाएगी काले धन की। इसके साथ देखिए यहां पर अब इसका प्रॉपरली अगर इंप्लीकेशन की बात की जाए तो यहां पर कुल मिला के जो कैश इकोनॉमी है उसके टाइटर मॉनिटरिंग की यहां पर बात आ रही है। और जब अपन डेली ट्रांजेक्शन्स के डेटा को मेंटेन नहीं करते हैं तो मतलब पेपर वर्क कम लगता है। और सबसे बड़ा कारण यही कि सरकार भी चाह रही है कि अब कम से कम पेपर वर्क में ज्यादा से ज्यादा ट्रैकिंग हो सके उन व्यक्तियों की जो अपने घर में बाथरूम की टाइल्स के नीचे, दीवान में, फ्रिज में, पता नहीं कौन से उनके घर में क्या किस तरीके का कोना होगा, वहां पर वो ब्लैक मनी रखते हैं। आपने भी देखा होगा ब्लैक मनी की जब अपन बात करते हैं तो एक जज के घर से अभी भी अगर पैसा मिल रहा है तो मतलब ब्लैक मनी भी अभी भी भारत में गंभीर समस्या बनी हुई है। तो सरकार बस यही चाह रही है। साथ ही साथ देखिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है HRA और सैलरी बेनिफिट रिफॉर्म से रिलेटेड। HRA की जब अपन बात करते हैं तो देखिए ये एक बड़ा कंसर्न है मेट्रो सिटीज के लिए, जिसमें हर एक एम्प्लॉय को हाउस रेंटल अलाउंसेस दिया जाता है। यहां पर सरकार ने इसे बढ़ाकर 4+ कैटेगरी की सिटीज में कर दिया है। अब जो न्यू मेट्रो सिटीज है फॉर द HRA उसमें बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद 4 सिटीज आपकी आई चुकी है। साथ ही साथ जो एग्जेम्पशन दिया जाता है उसे 40% से बढ़ाकर 50% उनकी बेसिक सैलरी का कर दिया गया है। यहां पर अदर जो सैलरी पर्क्स है इसमें भी देखिए अब जो हायर टैक्स फ्री लिमिट है वो भी दी जाएगी, स्पेशली एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड व्हीकल्स में और साथ ही साथ एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड मील्स में। मतलब व्हीकल्स, मील्स, ये क्राइटेरिया भी अब इस नए HRA रूल्स में, नए ड्राफ्ट में तैयार किए गए हैं जो उन लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं जो इन मेट्रो सिटीज में जॉब कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी राहत है फिलहाल अगर देखा जाए मिडिल क्लास इनकम फैमिलीज के लिए जो बड़े शहरों में काम कर रहे हो। साथ ही साथ देखिए यहां पर अगर रियल एस्टेट की बात की जाए, प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस रूल की भी बात की जाए तो इसमें भी बड़ा बदलाव किया गया है। यहां पर अब जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पहले 10 लाख हुआ करते थे जिसके लिए पैन की रिक्वायरमेंट होती थी, अब उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। और साथ ही साथ गिफ्ट, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स, स्टैंप वैल्यू बेस्ड ट्रांजैक्शंस, इनको भी इस बार ड्राफ्ट में इंक्लूड किया गया है। यह भी एक प्रकार से जो भारत में रियल एस्टेट का जो
अफरात धंधा ही अपन बोल रहे हैं जो चल रहा है, उसके लिए भी काफी ज्यादा ट्रैकिंग को बढ़ा देगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर ये जो थ्रेशोल्ड है इसे बढ़ाकर खासकर उन वर्गों को यहां पर लाभ देने का प्रयास किया गया है जो छोटे रियल एस्टेट वाले, बिजनेस क्लास वाले लोग होते हैं। साथ ही साथ इंश्योरेंस में जो पहले एक लिमिट हुआ करती थी 50,000 रुपए साल की, मतलब 50,000 रुपए साल का अगर इंश्योरेंस है तो उसमें आपको पैन की रिक्वायरमेंट होती थी, इसे भी हटाकर मैंडेटरी ही कर दिया है कि अब जो पैन की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे हैं कितने ही रुपए का, उसमें आपको पैन की रिक्वायरमेंट होगी ही। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि यहां पर आप इसके माध्यम से एग्जेम्पशन ले सकते हैं, छूट ले सकते हैं आपकी इनकम में, जो फाइनली आपकी सेविंग को बचाएगा, और जो पैसा आपका बचेगा फिर वो आप दूसरे संसाधन में लगा सकते हैं। तो ये सरकार का फिलहाल इंटेंशन है, मतलब एक तरीके से रियल एस्टेट पर उन्होंने अपनी मजबूत को भले ही बढ़ाया है, पकड़ को बढ़ाया है, थ्रेशोल्ड को बढ़ाया है, लेकिन पकड़ भी यहां पर बढ़ रही है। साथ ही साथ इंश्योरेंस में आम जनता को यहां पर थोड़ी राहत मिल सकती है। अब अगर व्हीकल परचेस की बात करें तो देखिए, आपने भी देखा है कि आजकल टू व्हीलर्स भी अतः महंगी हो ही रही है, और यहां पर पैन अब मैंडेटरी कर दिया गया है हर एक व्हीकल के लिए जो कि 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा का है। इसमें टू व्हीलर्स भी इंक्लूडेड है। मतलब पहले जो 2 टू व्हीलर्स, जो बाइक्स आपके मोपेड्स होते थे, उसे एग्जेम्प्ट किया गया था, अब उसे भी इस कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया है। क्योंकि देश में एक प्रचलन भी चला है, आपने देखा होगा कि जिसमें महंगी गाड़ियों को लोगों को शौक आ रहा है, तो फिलहाल अब हर एक गाड़ी के लिए, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, पैन मैंडेटरी कर दिया गया है अगर आपने 5 लाख रुपए से ज्यादा का कोई भी साधन खरीदा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा यहां पर चेंज है सरकार का अभी करंट की इकोनॉमी के हिसाब से, वो है क्रिप्टो रिलेटेड। क्रिप्टो रिपोर्टिंग के ऊपर सरकार ने अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है। मतलब अब सरकार हर एक क्रिप्टो एक्सचेंज के रिगार्डिंग एक डिटेल्ड ट्रांजैक्शन डेटा मांगेगी। इसका मतलब यह है कि जो पहले एक क्रिप्टो के रिगार्डिंग भारत में किसी भी प्रकार का कोई एक टैक्स स्ट्रक्चर नहीं था, यहां पर इसे इंट्रोड्यूस करके एक एंटी टैक्स मैकेनिज्म को यहां पर तैयार किया गया है, ताकि कोई भी क्रिप्टो वाला व्यक्ति इससे इवेड ना हो पाए, बचे ना, उसके ऊपर भी यहां पर टैक्स लगेगा। मतलब देखिए, जो पहले एक टैक्स फ्री एनोमिनिटी थी, वो अब क्रिप्टो में जल्द ही आपके लिए शामिल होने वाली है। मतलब सरकार के पास अब क्रिप्टो से रिलेटेड आपका हर एक तरीके के ट्रांजैक्शन की डिटेल अब रहेगी। मतलब यहां पर भी सरकार ने क्या करा है, सरकार ने अपनी जो मॉनिटरिंग है, सर्वेलेंस है, क्रिप्टो के रिगार्डिंग भी इसे काफी स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया है। क्योंकि बहुत लंबे समय से इसके ऊपर भी ये चर्चा की जा रही थी कि इसके रिगार्डिंग तो रूल है ही नहीं, इसके रिगार्डिंग तो कोई चीज है ही नहीं। अब देखिए, यहां पर एक और चीज है सीबीडीसी रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग। सीबीडीसी की जब अपन बात करते हैं तो यहां पर डिजिटल रुपये की सबसे बड़ी बात आ रही है। तो डिजिटल रुपये को अब रिकॉग्नाइज किया गया है एज वैलिड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड। कारण यही है कि सीबीडीसी को भी अब टैक्स कंप्लायंस इकोसिस्टम में भी जोड़ा गया है। तो अभी का जो सबसे बड़ा यहां पर अपन बोल सकते हैं कि जो ड्राफ्ट में सबसे बड़ा एक रिफॉर्म था, वो था क्रिप्टो रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग, सीबीडीसी के रिगार्डिंग, और आपने पैन के रिगार्डिंग देख ही लिया है जो थ्रेशोल्ड यहां पर तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ देखिए, जो अब मैसिव स्ट्रक्चरल सिंप्लीफिकेशन हुआ है, क्योंकि जब हम पुराने ड्राफ्ट रूल्स की बात करते थे तो उस ओल्ड रूल में लगभग 511 टोटल रूल्स हुआ करते थे। ये बहुत ह्यूज है, जिसके लिए 399 ऑलमोस्ट 400 भी अगर बोला जाए तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म थे। और इस फॉर्म्स को आप समझ पा रहे हैं, आम जनता के लिए इन फॉर्म्स को भरना, फिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। कॉम्प्लेक्सिटी अपन बोल सकते हैं कि आम जनता के लिए बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी। कारण यही है कि आम जनता जो है वो कई बार एग्जेम्पशंस लेने में भी चूक जाती थी, जिसके कारण उनकी बोलते ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाता था। वो एग्जेम्पशन नहीं ले पाती थी, छूट नहीं ले पाती थी, सरकार की इन सुविधाओं का फायदा नहीं ले पाती थी। क्योंकि देश में एक बहुत बड़ी समस्या यह भी है कि टैक्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस या फिर बोल सकते हैं नॉलेज की भारी कमी है। लेकिन यहां पर रूल्स को चेंज करके, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म को कम करके सरकार ने अपना एक इंटेंशन क्लियर किया है। नए ड्राफ्ट रूल के हिसाब से अब 333 नए रूल्स है, 190 इसके लिए फॉर्म्स तैयार किए गए हैं। यहां पर जो की रिफॉर्म में जो कम किया गया है उसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि अब टॉपिक बेस्ड ग्रुपिंग आपको देखने को मिलेगी। ऑपरेशनल डिटेल्स को मूव किया गया है शेड्यूल की तरफ, और साथ ही साथ ईजियर नेविगेशन और कंप्लायंस होने वाला है। मतलब आपके लिए व्यवस्थाओं को यहां पर सुगम किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट। कंपैरेटिव टेबल की अगर बात की जाए तो देखिए, ओल्ड रूल और न्यू रूल जो तैयार किए गए उसे बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। पहले जो कैश डिपॉजिट पैन हुआ करता था, चाहे विड्रॉ की बात करें, वैसे तो इसमें विड्रॉ के लिए कोई प्रॉपर थ्रेशोल्ड नहीं था पहले। अब
डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए 10 लाख रुपए सालाना कर दिया गया है। पहले 50,000 रुपए दिन का हुआ करता था, जिसके लिए स्मॉल डेली ट्रांजैक्शंस के लिए भी डेटा मेंटेन करना पड़ता था बैंक को। लेकिन अब सिंप्लीफाई कैसे किया गया है, एक सिंगल थ्रेशोल्ड यहां पर तैयार कर दिया गया है जो व्यवस्थाओं को थोड़ा इजी कर देगा। प्रॉपर्टी पैन जो पहले 10 लाख का हुआ करता था उसे 20 लाख कर दिया गया है। इंश्योरेंस पैन को जो 50,000 रुपए साल से ज्यादा का होता था, जिसमें पैन की रिक्वायरमेंट होती थी, अब इंश्योरेंस के लिए सभी किसी भी प्रकार के पेमेंट के लिए पैन को यहां पर मैंडेटरी कर दिया गया है। व्हीकल पैन भी देखिए, पहले जो टू व्हीलर्स को छोड़ दिया गया था 5 लाख के, अब जो नए थ्रेशोल्ड तैयार किया गया है व्हीकल पैन के लिए, मतलब 5 लाख के ऊपर अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो पैन की रिक्वायरमेंट होगी। पहले इसमें टू व्हीलर नहीं थी, अब इसमें टू व्हीलर को भी शामिल कर दिया गया है। HRA मेट्रो स्टेटस जो था 4 मेट्रोस के लिए हुआ करता था, उसमें +4 न्यू मेट्रोस को ऐड किया गया है। क्रिप्टो रिपोर्टिंग जो पहले लिमिटेड थी अब पूरे तरीके से एक्सपेंड किया गया है। ट्रांजैक्शंस की डिटेल अब आपको सरकार को देनी पड़ेगी क्रिप्टो रिलेटेड। साथ ही साथ CBDC को पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, लेकिन अब जिस तरीके से देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन से डिजिटल रुपी संबंधित व्यवस्थाएं बढ़ रही है, उसे भी यहां पर आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको रिकॉग्निशन देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जितना भी अभी नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ये पूरा इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने वाला है, फर्दर इसे पुश करने वाला है। साथ ही साथ सरकार का जो भी इंटेंशन है आपको समझ में आ गया होगा। पूरे लेक्चर को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो सरकार अपनी मजबूती को बढ़ा रही है, सर्विलेंस को बढ़ा रही है। कुल मिलाकर सरकार एंटी ब्लैक मनी फ्रेमवर्क को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रही है। सरकार इसमें AI का भी यूज करने वाली है। स्मॉल डेली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अगर पेपर वर्क कम हो रहा है तो आप समझिए पकड़ मजबूत हो रही है। यहां पर सरकार सर्वेलेंस बढ़ा रही है, AI का यूज कर रही है, फेसलेस यूज करना चाह रही है सरकार पूरी व्यवस्था को, ऑटोमेशन की तरफ सरकार ज्यादा जाना चाह रही है। मतलब यहां पर यह हुआ कि सरकार पूरे तरीके से टैक्स में भी डिजिटल इंडिया और कैशलेस इंडिया को सपोर्ट और प्रमोट करना चाह रही है। इससे होगा ये कि भारत में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर हमेशा से चर्चाएं चलती आती है, जिसमें भारत की रैंकिंग पीछे रहती थी, उसे भी काफी ज्यादा यहां पर बूस्ट मिलने वाला है। और ये जो नया टैक्स सिस्टम तैयार किया गया है, ये भारत की अभी जो वर्तमान में चैलेंजेस चल रहे हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, उससे संबंधित है। उस रियलिटी को ध्यान में रखते इसे अलाइन किया गया है। और देखिए, क्रिप्टो CBDC दोनों को ही रेगुलेटरी इकोसिस्टम में शामिल करके सरकार ने अपना फिलहाल यहां पर इंटेंशन क्लियर किया है। अब देखिए, लास्ट चीज यहां पर यह है कि इसमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है, किसको मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इस नए ड्राफ्ट रूल में, वो इनको मिलने वाला है जिनका हायर HRA एग्जेम्पशन है, उनको कम टैक्स देना पड़ेगा। सिंप्लीफाइड रूल और फ्यूअर फॉर्म्स होने से यहां पर हर एक नागरिक के पास बेटर क्लैरिटी बढ़ जाएगी, अवेयरनेस जनरेट होगी, मौका मिलेगा उनको भी फायदा लेने का। अगर उनके पास कोई अच्छा खासा यहां पर टैक्स रिलेटेड कोई भी स्पेशलिस्ट है तो। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस नए टैक्स रूल को लेके, देखिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि सरकार कोई भी टैक्स रिफॉर्म क्यों लाती है, ताकि सिटीजन और स्टेट जो रहता है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन रहे। लेकिन अगर सरकार इसे संभाल नहीं पाई, ओवरऑल उनने बर्डन क्रिएट कर दिया, तो ओवरऑल ट्रस्ट डेफिसिट जनरेट हो जाएगा सिटीजन और स्टेट के बीच में, जो सरकार खुद नहीं चाहती है। इसलिए चैलेंज जो सबसे बड़ा है, सर्वेलेंस ऑफ कैश जो है यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इसके कारण लोग बहुत ज्यादा बर्डनसम महसूस करने लगे। कुल मिला के सर्वेलेंस बढ़ने से स्टेट की जो एक बोलते हैं कि निगरानी भी बढ़ती है, तो सरकार और सिटीजन्स के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट जनरेट हो जाता है। हायर कंप्लायंस बर्डन ऑन हाई वैल्यू स्पेंडर्स, दिक्कत वाली बात यह है कि जो बहुत ही ज्यादा शौकिया लोग हैं उनके ऊपर बहुत समस्या बढ़ने वाली है। साथ ही साथ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के ऊपर भी अब स्क्रूटनी थोड़ी और ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। अब आपको तय करके बताना है कि ये जो नया टैक्स स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस होने वाला है उसके ऊपर आपका क्या सोचना है, आप इससे कितना समझते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि जो एक टैक्स रिफॉर्म होता है वो इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला होता है, सिटीजन ओरिएंटेड होना चाहिए, सिटीजन्स और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने वाला होना चाहिए, ना कि कंफ्यूज करने वाला होना चाहिए, जो बहुत समय से चलते भी आ रहा था। लेकिन क्या यह नया टैक्स स्ट्रक्चर वाकई में सिटीजन ओरिएंटेड रहने वाला है कि नहीं, इसको बस आपको कमेंट करके जरूर बताना है। जय हिंद एवं नमस्कार।